अस्सलाम वालेकुम। अभी बस कुछ ही दिनों की बात है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बजट पेश किया। यही कहिए कि एक इम्पोर्टेड पार्लियामान के सामने, और उसमें बड़ी उनको तालियां में जी खराज तहसीन हासिल हुआ। लोगों ने बड़ी डेस्कें शेस्क के अंदर बजाई, लेकिन कुछ घंटों में, दिन भर के अंदर ही ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया कि आईएमएफ ने ऑलरेडी उसको उस बजट को जो है उसकी तहस नहस निकाल दी है, और उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान का जो ये बजट हुआ है ये बिल्कुल जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि इसको एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा जी, तो ये जब बजट हुआ है तो इसके साथ ही जो है वो बहुत ही अच्छा है हमारी पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से, और हमारे जो बहुत ही ज़्यादा तजुर्बाकार लोग हैं जो उनका काम है कि वो वाकई हुकूमत को चलाएं, हुकूमत को समझें। तो ये जो इतनी तजुर्बाकार हुकूमत थी, इनके बजट के बारे में हमारी लीडरशिप ने पीटीआई की कुछ बातचीत की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस वेबिनार की इफ्तिताह की। इसमें ओपनिंग शुरुआती कलमात अदा किए और उनसे बातचीत हुई। इसके अलावा साकिब शिरानी साहब थे, हमाद अज़हर साहब, सलीम रज़ा साहब थे जिन्होंने हमारी जो डेट है, जो कर्जा है, उसके बारे में बात की। डॉक्टर ज़ुबैर, डॉक्टर सानिया निश्तर जिन्होंने जो सोशल सेक्टर है उसके बारे में, एहसास प्रोग्राम के बारे में बात की। हुमायूं अख्तर साहब ने बात की जो हमारी इंडस्ट्री है उसके बारे में, जो हमारी दरामदात और बरामदात हैं उनके बारे में। जावेद हसन साहब ने जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी। वो बहुत मुझे मज़ा आया उसमें, क्योंकि उन्होंने इतने उसको मज़े से उसको बताया कि किस तरह से ये जो एलीट लोग हैं इन्होंने कमरे में बैठ के जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी बग़ैर अवाम के साथ कोई डिस्कस किए हुए, बग़ैर उनकी किसी राय के, बग़ैर उनके उसके जो है वो एक चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो बनाने की कोशिश की, जो उन्होंने पॉलिटिक्स से, सियासत से अलग बनाने की कोशिश की, जो एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है जो इस तरह से नहीं चल सकती। अली खिज़र साहब ने आईएमएफ के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई, और फिर हमेशा की तरह तैमूर जगड़ा साहब ने जो है वो जो हमारी सूबाई बजट्स हैं उनके बारे में, पेंशन जो स्कीम्स हैं उनके बारे में जो है वो एक आम इंसान की तरह, आम लोगों की तरह, मेरी और आपकी तरह से जिस तरह से बातचीत होती है, जो हम समझे, जैसे मुझे तो नहीं समझ में आती है कि ये सब इकोनॉमिक्स की और फाइनेंस की बहुत जो अंदर की जो डिटेल वाली बातें होती हैं, लेकिन इन्होंने हमको बहुत अच्छी तरह से समझाई कि हुकूमत में किस तरह से होता है। और फिर आखिर में खान साहब आए, उन्होंने इख्तिरामी कलमात तो जो अदा किए वो अदा किए, लेकिन उनके साथ उन्होंने जिस तरह से एक स्टेट्समैन होता है कि वो खाली जो है वो सर्कसें नहीं करता फिरता है कि वो जाके बैडमिंटन खेल रहा है और कैरम खेल रहा है और ज़रा अदालत में बुला लो तो कमर पकड़ के खड़ा हो गया। नहीं, वो उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरह बहुत ही शाइस्ता तरीके से उन्होंने एक आगे जाने का रोड मैप, के आगे कि जो तबाही हो गई है वो हो गई है, वो अब हमने आगे जाके क्या करना है। और उन्होंने जो अपनी बातें शुरू की ना, जो उन्होंने वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, चार्ल्स डिकन की कलमात से शुरू किया। और इन्होंने जो वर्स्ट ऑफ टाइम, जो हमारे जो बुरे वक्त हैं वो तो जो हैं जिनके बारे में सारों ने बात की वो की, लेकिन आगे किस तरह से इस तारीकी से निकल के और हम किस तरह से हम आगे जाके अपना रास्ता रोशन कर सकते हैं। तो साकिब शिरानी साहब ने जो बात की ना, उन्होंने बहुत ही तफसील से, एक तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो मईशत जो जिस तरह से ग्रो होती है, जिस तरह से जो जीडीपी होता है, जिस तरह से हमारी मुल्क में समझें जो है वो तरक्की करती है मईशत, वो उसकी सतह जो है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट है हमारे मुल्क की तारीख़ में। इस दफ़ा की जो 3 बड़े इन्होंने इंपॉर्टेंट बताए ना माशी तरक्की के बाद, तरक्की के बजाय जो बदहाली हुई है खुशहाली के बजाय, उसमें 31 मिलियन लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए। मतलब समझे कि जो दरमियानी क्लास होती है, जो एक दरमियानी क्लास जो कि एक मुल्क चलाती है, वो ख़त्म हो रही है।
क्योंकि या तो वो एलीट हैं जिनको परवाही कोई नहीं है कि जी उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जी उनके बिजनेस क्लास के टिकट कितने महंगे हो गए होंगे और वो कहाँ से पैसा खींच लें, या वो बिल्कुल बेचारे गरीब होते हैं जिनके पास रोटी, मतलब अभी एक सुबह में रोटी खाई है तो रात का पता नहीं वाली। लेकिन जो बीच में जो दरमियाना तबका होता है ना, वो एक मुल्क को चला रहा होता है, और वो दरमियाना तबका बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 31 मिलियन लोग जब आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाए तो कहीं ना कहीं आपकी हुकूमत जो है वो फेल ज़रूर हो गई है। उसके अलावा उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये की कि ये पॉली क्राइसिस है, मतलब हमारे पास एक मसला नहीं है, हमारे पास एक गिरोह है पूरा मसलों का, जिसमें बिल्कुल मईशत तो है लेकिन उसके साथ साथ जो मौसमियात हैं, जो हमारे क्लाइमेट है वो है, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारा जुडिशल सिस्टम फेल हो रहा है वो है, कि जाहिर है कि किसी तरह की कोई इस्तेकामत कोई है ही नहीं, कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे बात है वो ये कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा बुलंद जो हमारी शरह है वो तरक्की की नहीं बल्कि महंगाई की है। अच्छा जी, हमाद असर साहब ने बहुत बातें अच्छी बताई। उन्होंने ये कहा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि जो इस वक्त जो तकलीफ़ है, जो क्राइसिस है, वो कोई ये नहीं कि बड़ा कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर आ गया। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल फ्लड्स भी हुए थे, बहुत कुछ था, लेकिन जो हम तकलीफ़ में हैं इस वक्त ना वो मैन मेड है। इसलिए क्योंकि ये जो अच्छी खासी एक चलती हुई हुकूमत थी जिन्होंने कमोडिटी सुपर साइकिल के दरमियान भी, एक ग्लोबल रिसेशन के बीच में भी जो है वो एक अच्छी सतह पे तरक्की करते हुए उस पर एक मुल्क की इकोनॉमी को कर रही थी, वो इकोनॉमी तरक्की, उसको हटा के और जो वो बस जी रजीम चेंज ऑपरेशन करा, क्योंकि वो छोड़ें बस, उसमें नहीं जाते अभी। लेकिन ये जो हुकूमत आई है इन्होंने कभी कोई सीरियसली कोई फैसला किया ही नहीं है। हवा में तीर ज़रूर चलाए हैं, बड़ी बड़ी बातें ज़रूर की हैं, लेकिन ऑन पेपर कोई सीरियस फैसला नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो जो है वो जैसे मूडीज़ की तरह की जो एजेंसीज होती हैं जो रेट करती हैं किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को, उन्होंने 2 दफ़ा पाकिस्तान को पिछले 14 महीनों में 2 दफ़ा डाउनग्रेड कर दिया है। हमारी एक्सपोर्ट, हमारी जो दरामदात और बरामदात हैं उसमें कमी हुई है। हमारे जो पाकिस्तानी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो मुल्क में रेमिटेंस करते हैं, जो पैसे डॉलर अंदर भेजते हैं, वो 7 बिलियन डॉलर जो है वो पिछले 14 महीनों में 7 बिलियन डॉलर कम हुए हैं। और रुपया जो है वो डी वैल्यू के जो है वो 50% की हद तक, मतलब आप सोचें ना कि कहाँ 150 के करीब जो था, 180 के करीब डॉलर था, रुपए का डॉलर था, और कहाँ 300 को से बातें कर रहा है। उसके अलावा ये कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे कोई सपोर्ट नहीं है। एक बेचारा चाइना है जो हमको सीधा सीधा ये नहीं कहते नहीं जी आगे लगें, लेकिन वो कम से कम वो ये करते हैं कि नहीं जी चलो ये थोड़ा सा थोड़े दिन बाद दे देना, ये अभी नहीं दे देना, ये चलो हम आगे तुमको बढ़ा देते, लेकिन वो भी अब सब ड्यू हो रहे हैं, क्योंकि कब तक कोई छोड़ेगा आपको। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क का दिवालिया हो चुका है। अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी ने ओपनिंग एड्रेस किया था, और उन्होंने जो है वो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट बात की है ना वो ये कि ये बजट जो था ये रियलिस्टिक था ही नहीं, ये कोई फेरी टेल थी। ये उन्होंने जो है वो नंबर्स फज करके, इसाक डार का जो काम है कि वो उल्टी सीधी बातें करें, इधर के नंबर उधर लगाएं, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, और जो है वो हमने फ़लाने को ये एमनेस्टी दी और फ़लाने को ये रिलीफ दिया है, और ये वाली जो रिलीफ्स हैं ये IMF के प्रोग्राम के तहत है ही नहीं, और इसलिए इनको IMF कभी कबूल कर ही नहीं सकता। और जाहिर है IMF के प्रोग्राम के बगैर कहाँ जाएगी हुकूमत, किधर से ये, मतलब क्या करना है इनको, ठीक है ना। इन्होंने इस मुल्क को एक बुरी तरह से बैंकरप्ट कर दिया है, दिवालिया निकाल दिया है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि इसाक डार जो हैं वो इकोनॉमिक हिटमैन के नाम से तारीख़ में पहले भी जाने जाते थे और आज भी जाने जाएंगे और आइंदा भी जाने जाएंगे, क्योंकि ये कोई भी जो है इन्होंने कभी आज तक जो है मुल्क के लिए कभी भी कोई भी बजट ऐसा नहीं दिया है जिसमें कोई की बातें सुनी और फिर अपना जो है वो एंडिंग में रिमार्क्स दिए। लेकिन उन्हें सबसे पहली तो बात यह बताई है कि नवाज़ लीग ने आज तक तारीख़ में कभी भी
कभी भी जो है ना, इन्होंने कभी मुल्क को हमेशा एक माशी बहरान में ही छोड़ा है। कभी कोई गोल्डन एज तो कोई बड़ी जो है ना वो सुनहरी दौर तो पाकिस्तान का इन्होंने छोड़ा नहीं है, चाहे वो 1999 हो चाहे 2018। इन्होंने जो है वो हमेशा पाकिस्तान को एक माशी बहरान में ही छोड़ा है। और किसी भी मुल्क की मईशत उस वक्त तक स्टेबल हो ही नहीं सकती है जब तक कि वहाँ पे सियासी सालमियत ना हो, सियासी इस्तेहकाम ना हो। और एक ये इस तरह की जो घुस बैठी हुकूमत है जिसके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, एक वीक सी है कि इधर से लोटा ख़रीद के उधर से ख़रीद के जो उन्होंने हुकूमत बना ली है, तो वो तो जाहिर है कि कोई मुश्किल फ़ैसले नहीं ले सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी जो मर्जी करता रहे, कोर्ट बेचारे कुछ कहते रहें, ना कोर्ट की किसी ने बात करनी है। बड़ा चोर जो है वो कुछ भी करके निकल जाए, छोटे चोर को आप पकड़ के बंद कर दें, उस पर जुल्म करें। तो ये तो हाल है पाकिस्तान की तारीख़ में। अलावा जो उस वक्त का मशरक़ी पाकिस्तान था, आज का बांग्लादेश में जो मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उसके अलावा पाकिस्तान की तारीख़ में पूरे पाकिस्तान में समझें कि आप ऊपर सरहद और कश्मीर से लेके नीचे सिंध में और मकरान कोस्ट तक ले जाने में पीटीआई के अलावा उससे ज़्यादा मकबूल कोई पार्टी कभी रही ही नहीं है, सियासी पार्टी। हमारा मुल्क एक रिजिलियंट मुल्क है। हमारा मुल्क बड़े बड़े बहरानों से हमारी कौम जो है वो निकलने की सलाहियत रखती है, अगर उनको अपने हुकूमत पे, अपने पसंद किए हुए नुमाइंदों के ऊपर भरोसा हो। और जो कि इस हुकूमत में तो किसी को भी नहीं है, ना मतलब ना मुल्क के अंदर किसी को भरोसा है इनके ऊपर, ना मुल्क के बाहर किसी को है। अगर अपने मंशूर में कोई पार्टी इलेक्शन से पहले अपने फ्यूचर प्लान्स में बताए कि उनको किस तरह से रास्ता आगे ले जाना है, क्या मुश्किल फैसले करने होंगे, और लोग उसी की बिना पे उस पार्टी को वोट देकर लेकर आए हुकूमत में, तो उस वक्त फिर ये पार्टी जो है वो हुकूमत मुश्किल फ़ैसले कर सकती है। खान साहब ने फिर बताया कि हम आगे किस तरह जाके अपनी मईशत को ठीक कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है हमारी मईशत को ठीक करने, वो ये है कि हमको पाकिस्तान के अंदर डॉलर लाने हैं। मतलब ये काम तो हमारी मौजूदा हुकूमत बहुत बेहतरीन तरीके से करती है कि मुल्क के डॉलर बाहर किस तरह भेज दिए जाएं, लेकिन असल काम यह है कि मुल्क के अंदर डॉलर्स आए किस तरह है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो एक ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं वो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी। उनसे किस तरह से कि वो रेमिटेंसेस लाएं, वो अपने अजीज़ व क़ारिब को पैसे भेजें सही प्रॉपर चैनल्स के रास्ते। ये नहीं कि हवाला हंडी और इस तरह से नहीं, लेकिन बाकायदा बैंकिंग के प्रॉपर चैनल्स से पैसे लाएं, इन्वेस्ट करें, मुल्क में फैक्ट्रियां लगाएं, मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो जाहिर है उनको फिर पता नहीं चाहिए कि कब्ज़ा माफिया कोई नहीं होएगी, रोज़ रोज़ की बिजली पानी का मसला नहीं खड़ा हो जाएगा, कोई भत्ता लेने नहीं रोज़ खड़ा हो जाएगा। तो वो सारी फिर जो सिक्योरिटी है वो फराहम करना जो है वो हुकूमत का काम है। ये रेड टेप को कट करना कि वो जो बाबू बैठे हुए हैं, इसको पैसे खिलाओ, उसको रिश्वत खिलाओ, इसकी फ़ाइल ऊपर करो, उसको नहीं। तो वो इनके लिए इन तमाम चीज़ों में, चाहे वो रेमिटेंसेस लाने के अंदर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लाने हो, एक आसानी पैदा करनी है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लोग उसमें आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। हुकूमत बहुत बड़ी हो, बड़ी सी काबीना हो, जैसे कि अभी है, और ये कैबिनेट माशाल्लाह इतने बड़े सारे लोग जो हैं वो सारे चार्टर्ड प्लेन्स में कर के बाहर जाते हैं, दौरे लगाते हैं, उम्रे करते हैं। मतलब यहाँ पे पीटीआई वालों को हज तो करने नहीं दिए जा रहा, लेकिन है ना, तो वो सारी अयाशियाँ बंद करनी पड़ेंगी। हुकूमत छोटी होगी और जो मिनिस्ट्रियाँ होंगी वो बिल्कुल फोकस्ड होंगे, जैसे वो छोटी और दरमियानी इंडस्ट्रियाँ होती हैं वो हों, आगे की प्लानिंग करी जाए कि किस तरह से ग्रोथ होगी, किस तरह से क्या कारखाना लगेगा, क्या होगा। उसमें वो मिनिस्ट्रियां उन लोगों को सहूलतकारी, जो लोग इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, उनको किस तरह की सहूलतकारी दी जाए। जाहिर है कि डैम पहले भी बनाने शुरू किए थे पीटीआई की हुकूमत में, और मज़ीद अभी भी बनाते रहें, क्योंकि जो है वो
वो मज़ीद बनाएंगे ताकि बिजली का पानी का बहरान ना हो। और ना बिजली पानी का बहरान नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री कारखाने बेहतर चल सकेंगे, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होएगी। सानिया निश्तर साहिबा ने भी बात की एहसास प्रोग्राम के बारे में, हेल्थ कार्ड के बारे में। जब हमारे मज़दूर के पास, जो कि बड़े बड़े मुल्कों में नहीं है, अमेरिका में यहाँ नहीं है हमारे पास, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस हो, फलाही रियासत बने जो अपने लोगों का ख्याल रखे, अपने मज़दूर का ख्याल रखेगी, तो मज़दूर काम करेगा, मेहनत करेगा, और इस तरह से ज़ाहिर है कि मुल्क तरक्की करेगा। दौस धमकी से नहीं काम होते हैं, लोगों को अपने मुल्क के गुरबा का ख्याल रखा जाए, उनको ऊपर लाया जाए, बजाय इसके कि ना जी हम अय्याशी कर लें, वो जाएं भाड़ में, पॉवर्टी की लाइन के नीचे जाएं, हमको क्या। उसके बजाय हमको अपने मज़दूर भाइयों के, अपने उस तबके की जो मेहनत करता है, उनके पास इस इंसाफ कार्ड के हिसाब से उनकी हम सेहत की, उनके राशन की, उनकी ख्याल कर सकें। सयाहत के बारे में खान साहब ने पहले भी अपनी हुकूमत में बहुत स्ट्रेस किया है, और अभी भी उन्होंने ये कहा है कि हमारे मुल्क में समंदरी साहिल है, हमारे मुल्क में रेगिस्तान, हमारे मुल्क में पहाड़, बर्फ़, 4 मौसम है माशाल्लाह, स्कीइंग के बहुत बड़े दुनिया के इंटरनेशनल क्लास के रिजॉर्ट्स बन सकते हैं। तो सयाहत, चाहे वो अंदरूने मुल्क हो या बैरूने मुल्क से, जब ज़ाहिर है जब सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की, हर तरह की सहूलतें होंगी, बाहर से लोग आएंगे, अपना पैसा लगाएंगे, तो ये सयाहत से भी मुल्क के अंदर डॉलर्स आ सकते हैं। और ख़ान साहब ने ये शुरू किया था। अब ज़ाहिर है कि ये एक अलग पूरी प्रेजेंटेशन होएगी जिसके बारे में आप अलग से बात कर सकते हैं हम, लेकिन ये तो हमको पता ही कि किस तरह से पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म हम गए थे, और अब दोबारा से एक दफ़ा सयाहत से दहशतगर्दी की तरफ दोबारा आ गए, तो हमको दोबारा सयाहत की तरफ जाना होगा। खान साहब ने ये दोबारा याद दिलाया कि हमारा मुल्क में जो है वो मादनियात हैं के ज़ख़ीरे हैं, और हमारे मुल्क में माइनिंग करके नेचुरल गैस की उससे मादनियात को निकालने से और उनको डेवलप करने से हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। लेकिन आखिर में जो 100 बातों की एक बात खान साहब ने कही, वो यही कि हमको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोचनी पड़ेगी, अपनी जो है ज़रा अपने आप को मॉडर्न रिक्वायरमेंट लानी पड़ेंगी, हमको ये जो सारे माफिया बैठे मिनिस्ट्रियों में, इनसे निकालना, तो एक बहुत ही बड़ी स्वीपिंग रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। और कोई भी कमज़ोर घुस बैठी हुकूमत इस तरह के रिफॉर्म कर ही नहीं सकती है। एक ऐसी हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट हो, जिसको अवाम लेकर आए, और पीछे उस हुकूमत के तन के अवाम, क्योंकि किसी भी मुल्क में जब तक हुकूमत के पीछे अवाम ना खड़ी हो वो हुकूमत नहीं चल सकती है। और चारों सूबों को मिलाने के वाला और उसकी अवाम को मिलाने वाला सिर्फ एक शख्स है, इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।